सो लेट्स स्टार्ट नाउ। बेसिकली लास्ट क्लास में हमने पेस्टल एनालिसिस किया था। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का एक मेजर टॉपिक है जो हम कवर अप कर रहे हैं। इसके अंदर जो पहला मेथड था दैट वाज बेसिकली पेस्टल एनालिसिस। ये हमने कल की क्लास में कवर किया था। पेस्टल एनालिसिस के अंदर बेसिकली हमने देखा कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंटल एंड एट द सेम टाइम लीगल एनवायरनमेंट, इन सारी चीज़ों को कैसे असेस किया जाता है। जिस तरीके से आप, फॉर एग्जाम्पल, हमने इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल ली थी कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान से बाहर फॉर जॉब पर्पजेज या नौकरी के लिए किसी और जगह पर जाता है, तो वो सारी चीज़ें इवेल्युएट करता है। भाई वो जगह कैसी है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, लोग कैसे हैं, इंडस्ट्री कैसी है, इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, मेरे लिए स्टेबिलिटी कितनी है, ग्रोथ कितनी है, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, आगे इमिग्रेशन वगैरह मिलेगी नहीं मिलेगी, सिटीजनशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, आप सारी चीज़ें इवेल्युएट करते हैं। वहाँ का लीगल एनवायरनमेंट, लोग, पॉलिसीज, एवरीथिंग। ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से कंपनीज भी वक्तन फवक्तन जिन इन्वायरमेंट्स में, जिन माहौलियात में काम कर रही होती हैं, उनको वक्तन फवक्तन जो है वो इवेल्युएट कर रही होती है। किसी भी किस्म का डिसीजन आपको माहौल के हिसाब से लेना पड़ता है, इन्वायरमेंट के हिसाब से लेना पड़ता है। इसी इन्वायरमेंटल एनालिसिस में एक और मॉडल हमारे पास मौजूद है आफ्टर पेस्ट एनालिसिस। दिस इज बेसिकली पॉटर्स 5 फोर्सेस। कल हमने ये वाला पोर्शन मुकम्मल कर लिया था पेस्टल एनालिसिस का, दिस वाज डन। ठीक है। आज हम ये पॉटर्स 5 फोर्सेस वाला मॉडल जो है वो यहाँ पे पिकअप करें और इसको जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। सो माइकल पोर्टर बेसिकली वाज पर्सन जिसने बिजनेस थ्योरीज लिखी हैं बहुत सारी, बिजनेस मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, बहुत सारी थ्योरीज वगैरह लिखी हैं, कंसल्टेंट भी रह चुके हैं, मतलब कई सारे मॉडल्स में इनका जो है वो आउटपुट जो है वो नजर आता है। एक पॉटर्स डायमंड बड़ा मशहूर मॉडल है और पॉटर्स 5 फोर्सेस जो है वो बड़ा मशहूर मॉडल है। दोनों ही इन्वायरमेंटल एनालिसिस के लिए यूज होता है। सही है। दोनों ही इन्वायरमेंटल एनालिसिस के लिए यूज होते हैं। हम आज 5 फोर्सेस मॉडल कवर कर रहे हैं, फिर आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला पॉटर्स डायमंड को भी जो है वो बारल कवर करेंगे। सो पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल के अंदर वो ये कहता है कि भाई जिस एनवायरनमेंट में आप ऑपरेट कर रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में आप ऑपरेट कर रहे हैं, उस एनवायरनमेंट को कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से समझना जरूरी है। कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से समझना जरूरी है। वंस आपको कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से एक एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो गई, वो एनवायरनमेंट समझ में आ गया, फिर आप वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले पाएंगे जो एक्शन आपने लेना है। कंपटीशन को समझे बगैर कि और लोग क्या कर रहे हैं, मैं किस किस्म की इंडस्ट्री में हूँ, मेरी इंडस्ट्री में सप्लायर्स का क्या रोल है, कस्टमर्स की कितनी बार्गेनिंग पावर है, नए कस्टमर्स कितना जल्दी आ सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके अंदर राइवलरी कितनी स्ट्रांग है, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने और समझने के बाद आप इवेंचुअली जो है वो इसको ओवरऑल लेवल पे अंडरस्टैंड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब मैं छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा आपको। फॉर एग्जांपल जैसे हम वेजिटेबल्स की एग्जांपल ले लें, वेजिटेबल्स में एक स्टार्टअप है ताज़ा के नाम से। व्हाट दैट स्टार्टअप इज डूइंग, वो फार्मर से लेके शहर तक ताज़ी सब्जियां पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और एक शख्स है जो सब्जी मंडी में शॉप लेके बैठा हुआ है। ठीक है। जैसा सब्जी मंडी में एक छोटा सा ठिया है या दुकान है, वहां पर वो अपनी सब्जियां रखता है और सुबह के टाइम पे लौट जो है वो निकलते चले जाते हैं। जो आप आम रिटेल शॉप्स देखते हैं या जो हॉकर्स वगैरह देखते हैं, कियोस्क देखते हैं, वो रिटेल इंडस्ट्री है सब्जियों की। कि मतलब घर के नीचे कोई बंदा खड़ा हुआ है या इम्तियाज में सब्जियां पड़ी हैं या किसी और फॉर दैट मैटर डिपार्टमेंटल स्टोर में पड़ी हैं। ये सारी चीजें बेसिकली किस में आती हैं, ये सारी रिटेल में आती हैं। लेकिन उससे पहले जो होलसेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन वाला फेज है, वो बेसिकली सब्जी मंडी या इस तरह की जो लार्जर मार्केट्स होती है वहां से गुजरता है। अब मुझे बताओ, एक शख्स जो आके सब्जी मंडी के अंदर एक शॉप खोल लेता है और वहां पर बैठ जाता है, उसकी कंपटीशन फेस करने में और ये जो ताज़ा नाम का स्टार्टअप आया है इसकी कंपटीशन के फेस करने में क्या कोई फर्क पाया जाता है? बिल्कुल जमीन और आसमान का फर्क है। एक टेक्नोलॉजी के थ्रू मार्केट में आ रहा है, टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, रिसोर्सेज लेके आ रहा है, शायद कोई नया आइडिया लेके आ रहा है, चीज़ों को स्विफ्ट करने का, जल्दी करने का और मिडिलमैन को रिमूव करने का आइडिया लेकर आ रहा है। दूसरा कन्वेंशनल तरीके से काम कर रहा है जो हर अगला बंदा वहां पे जो है वो कर सकता है। अगर आप इन दोनों के डायनेमिक्स को समझते हैं तो फिर एक सही फैसला लेने की पोजीशन में बहरहाल जो है वो आप स्टैंड करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल के अंदर कौन सी वो फोर्सेस हैं? बायर की पावर, सप्लायर की पावर, competitive rivalry, new entrants, or substitutes. Potter looked at the structure of industries. In particular, he was interested in assessing industry attractiveness, by which he meant how easy it would be to make above average profits for shareholders and to fund adequate investment. He concluded that industry attractiveness depends on 5 factors or 5 forces. इन्होंने कहा आपको ये असेस करना होता है कि कितनी आसानी से आप किसी इंडस्ट्री के अंदर अच्छे प्रॉफिट्स जो है वो बना पाएंगे।
अब जैसे जो टेक्नोलॉजी साइड है या जो इस तरह की स्टार्टअप्स वाली साइड है, वो अभी वेजिटेबल्स की मार्केट में वो बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं हुई। फूड पांडा को भी कोई खास तौर पे इतना बड़ा कंपटीशन पिछले सालों में फेस नहीं हो रहा था। अब थोड़ा सा कंपटीशन उनको सेवियर और ये सारी चीजों के अगेंस्ट जो है वो फेस आहिस्ता आहिस्ता होने लगा है। मंचीज इज ऑल्सो कमिंग अप विद आइटम्स, जो यूनिलीवर, इसके अलावा लेस वगैरह इस तरह की जो चीजें हैं वो सारी कुछ उसके ऊपर मौजूद होती हैं। सो अब फूड पांडा को आहिस्ता आहिस्ता ये कंपटीशन मिलना शुरू हुआ है कि नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं, कस्टमर्स की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है कि भाई अब हम दूसरी ऐप्स की तरफ चले जाएंगे। सब्सिट्यूट्स तो बहरहाल अभी ऑनलाइन डिलीवरी के कोई ऐसा अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस तरह से तो आपको अगर किसी इंडस्ट्री को एनालाइज करना है कि आप किसी इंडस्ट्री में कितना जल्दी पेनिट्रेट कर जाएंगे या कितना जल्दी प्रॉफिट कमा लेंगे, उसके लिए आपको उस इंडस्ट्री का कंपटीशन समझना है। और कंपटीशन को समझने के लिए ये 5 चीजें यहाँ पे शामिल होती हैं। कंपटीशन को समझना है और उससे ये 5 चीजें जो है वो यहाँ पे शामिल होती हैं। हम यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ले लो। पीएसएमसी, पाक सुजुकी मोटर्स, ठीक है, इंडस मोटर्स और होंडा कार। पाकिस्तान में लोकल असेंबली में यही 3 ऑप्शंस अवेलेबल थे। ओनली ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल थे। पीएसएमसी ने टारगेट किया हुआ था मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोगों को। इंडस ने टारगेट किया हुआ था तमाम कमर्शियल लेवल की तमाम गाड़ियों को। उसमें टैक्सीज आ गई, उसमें पिक एंड ड्रॉप्स आ गए, उसमें कंपनीज के लिए गाड़ियां आ गई, एग्जीक्यूटिव्स के लिए गाड़ियां आ गई, ये सारी चीजें। और होंडा कार ने अपनी नीश और कंफर्ट को टारगेट किया था कि यार हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड नजर आएगा, डिफरेंशिएशन नजर आएगी। खैर सिटी के लॉन्च के बाद सब लोगों का ये इंप्रेशन खत्म हो गया होंडा कार के लिए, और यारिस के लिए ये इंप्रेशन डेवलप हो गया, लेकिन बहरहाल इनका जहन ये था कि हम इस तरीके से ऑपरेट करेंगे। बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं था क्योंकि ये 3 ही प्लेयर्स थे लोकल असेंबली के अंदर, इनके अलावा कोई बहुत बड़ा मेजर प्लेयर था नहीं। अब हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता एमजी का ऑप्शन खुला, हमारे पास किया का ऑप्शन खुला, हमारे पास जॉट का ऑप्शन खुला, ठीक है, हमारे पास हायुंडाई का ऑप्शन आ गया। अब साजगार जो है वो, साजगार इंजीनियरिंग बेसिकली अब हबल या बीआईसी की गाड़ियां जो है वो लेकर आ रहे हैं। इस तरह से मुख्तलिफ ऑप्शन हमारे पास जो है वो आते चले गए। जैसे जैसे आते चले गए इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। और इसकी क्लासिकल एग्जाम्पल है कल्टस। कल्टस का पुराना शेप देखो और गाड़ी की पुरानी हालत देखो। 8 सवा 8 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में वो बिल्कुल कचरा बेच रहे थे। और मैं 10 लाख रुपए तब की बात कर रहा हूँ जब हमारी करेंसी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग थी, डॉलर 100 रुपए का था, 180 का नहीं था। तब कल्टस जो है वो 7-8 लाख रुपए के आसपास मिलती थी, और मेहरान उस वक्त जो है वो 6-6.5 लाख रुपए के आसपास मिलती थी। फिर करते 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 ये प्राइसेस बहरहाल बढ़ती गई, और डीवैल्यूएशन की वजह से, करेंसी डीवैल्यूएशन की वजह से इनकी प्राइसेस बढ़ानी पड़ी। लेकिन आज जो इनके पास कंपटीशन है, उस कंपटीशन में इन्हें वो चीजें देनी पड़ रही हैं। जैसे जब जापानीज मार्केट्स पाकिस्तान में आई तो लोगों के पास एक सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो गया, एक सब्स्टिट्यूट लोगों के पास अवेलेबल हो गया, उनकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो गई। उन्होंने कहा ठीक है यार, इनकी गाड़ियां अगर बेकार हैं, 1000 सीसी की कल्टस अगर हमें 12-13 का एवरेज दे रही है, 14 का एवरेज दे रही है, हम जापानीज कार्स की तरफ चलते हैं। ऑटोमेटिक भी हैं, ऑप्शंस भी हैं, और फ्यूल एवरेज भी जो है वो बहुत अच्छा है उसका। मजबूर होकर उन्होंने कल्टस का शेप चेंज किया, उसकी एवरेज बेहतर की, उसका कंफर्ट बेहतर किया, और उसको जो है वो एक बेहतर गाड़ी बनाने की कोशिश की। ऑल्टो सुजुकी की गाड़ी थी, रेवोल्यूशनाइज कर दिया बिल्कुल, ठीक है। ऑल्टो में मतलब बहुत सारी भी चीजें हैं जिस पे कमेंट किया जा सकता है, लेकिन फ्यूल एवरेज के एतबार से, कंफर्ट के एतबार से, थोड़ा बहुत एसी वगैरह उसके अंदर दे दिया अच्छा, तो वो काफी हद तक रिवैम्प हो गया। जो ऑल्टो का इंप्रेशन था वो रिवैम्प हो गया। अब लोग करीम उबर में चलाने के लिए, ड्राइवर को देने के लिए, पिक एंड ड्रॉप के लिए, नॉर्मल इस तरह की गाड़ी बड़ा आराम से जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये छोटे मोटे कामों के लिए यूज हो जाती है। तो वाई डिड दे बेसिकली चेंज, इन्होंने अपने इन मॉडल्स को और अपनी इन चीजों को क्यों चेंज किया? रीजन बीइंग कि पब्लिक के पास मार्केट में सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होना शुरू हो गए थे। सो ये एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दी कि क्यों कंपनीज जब कंपटीशन का एनवायरनमेंट बदलता है तो अपनी स्ट्रैटेजी और अपना काम करने का तरीका बदल देती है, या अपने प्रोडक्ट्स में, अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स में चेंजेस लाना शुरू कर देती है। तो आए अब इन डिटेल देखते हैं इन पॉइंट्स को। सबसे पहले है हमारे पास बायर पावर। Powerful buyers can demand discounted prices and extra services which add cost to the organization. इसकी क्लियर एग्जांपल है ई कॉमर्स, और ई कॉमर्स में भी स्पेसिफिकली फूड डिलीवरी। एक लम्हे के अंदर कस्टमर आपको एक लम्हे के अंदर कस्टमर आपकी ऐप को जो है वो शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शंस बहुत सारे हैं,
बहुत ऑप्शन है आपके पास। आप एक लम्हे के अंदर आपकी ई कॉमर्स की जो भी एप्लीकेशन है उसको जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी में ही अब लोगों के पास काफी ऑप्शंस आ गए। करीम और उबर, जब तक ये सिर्फ दो ही प्लेयर्स थे ऑनलाइन के अंदर, लोगों को इनकी आदत थी, इन्हीं के थ्रू चलते थे। अब इनकी बदतमीजियां जब बढ़ती गई तो हमारे पास इन ड्राइवर आ गए। इन ड्राइवर में आप अपना फेयर वगैरह खुद चूज कर सकते हो, ड्राइवर को खुद चूज कर सकते हो। इस तरह के बहुत सारे फीचर्स हैं जो उसके अंदर बहरहाल जो है वो मौजूद नहीं थे। मैसेजिंग ऐप में हमारे पास सिर्फ व्हाट्सएप का ऑप्शन था, वी ओनली हैड व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप ने अपने फीचर्स को थोड़ा बेहतर आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू किया है। क्यों? हमारे पास टेलीग्राम में वो सारी चीजें हैं जो व्हाट्सएप में नहीं है, और इससे भी बेहतर अब डिस्कॉर्ड आ गया है। बेसिकली डिस्कॉर्ड के अंदर आप और भी ज्यादा ऑप्शंस जो है वो ये सारी चीजें जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर बार्गेनिंग पावर में तब आता है जब इसके पास बहरहाल दूसरे ऑप्शंस मौजूद होते हैं, वो एक लम्हे के अंदर आपकी ऐप को जो है वो शिफ्ट कर सकता है। या फिर इसकी एक और एग्जांपल ये ले लो, फ्यू बायर्स या ओनली बायर। अगर आप अकेले बायर हैं किसी चीज के, या आप जैसे सिर्फ चंद एक बायर्स ही हैं, तो फिर पर्टिकुलरली आप प्रेशराइज कर सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं कंपनी के ऊपर कि भाई हमें डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए। अगर हमें आप डिस्काउंटेड प्राइस नहीं देंगे तो हमें इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए और थोड़ा बहुत मार्जिन प्रॉफिट कमाने के लिए का जो सेलर होता है वो मान जाता है कि ठीक है यार, अगर इस तरीके से है तो हमें बहरहाल मानना पड़ेगा और हमें ये चीज इतने की इनको देनी पड़ेगी। जब बायर्स कम होते हैं और सेलर को माल अपना बेचना ही होता है, सेलर ज्यादा होते हैं, सो बहरहाल ये डिस्काउंटेड वाली जो सिचुएशन है, ये जो बायर पावर है, ये बहरहाल इंक्रीज कर जाता है। अगर कभी इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखनी हो तो आप देखें मवेशी मंडियों में जब ये बकरीद का सीजन आता है, बकरीद के सीजन में मवेशी मंडी में जो बहुत ज्यादा बारिशें हो चुकी होती हैं, और बस अब इन्हें जानवर निकालने होते हैं कि यार अगर नहीं निकाले तो बहुत सारे जानवर एक बहुत बड़ी हैवी लॉट में वापस ले जाने पड़ेंगे, जहां भी उनका बेसिकली लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम है वहां पे ले जाने पड़ेंगे। तो वो थोड़ा सा बायर उसमें आ जाता है, बार्गेनिंग पावर में आ जाता है कि नहीं यार अब डिस्काउंट दो और अब कम करो, अब ये करो, अब ये करो। जब बंदा मानता है तो वो चीज मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती। ठीक है, बायर की बेसिकली बार्गेनिंग पावर जो स्ट्रांग होती है। आप किसी ऑफ सीजन में जब बहुत ज्यादा लोग नहीं है, तब आप ऊपर पाकिस्तान नॉर्दर्न एरियाज में चक्कर लगाएं, होटल के अंदर आप आराम से बार्गेन कर सकते हैं, बार्गेन करके प्राइसेस वगैरह कम करवा सकते हैं अगर रश का माहौल नहीं है। और अगर रश का माहौल है तो फिर सप्लायर पावर में, पावरफुल सप्लायर्स कैन डिमांड हायर प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स। ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी पीएसएमसी की, इंडस की और होंडा कार की। जापानीज गाड़ियां पाकिस्तान में फाइनेंस नहीं होती थी, तो कंपनीज के लिए बड़ा मुश्किल था जापानीज कार्स में जो है वो डील करना, क्योंकि कार फाइनेंसिंग उनकी इतनी आराम से नहीं होती थी जितनी आराम से लोकल असेंबली की कार्स हो जाती थी, और प्लस वो काइबोर वगैरह का रेट थोड़ा सा डिफरेंट स्प्रेड लग जाता था, मसाइल होते थे। तो कंपनीज मजबूर थी इन्हीं कंपनीज से बाय करने के लिए। अब पीएसएमसी कहे भाई कल्टस ऐसी है तो ऐसी है, या इंडस मोटर्स की करोला में अगर फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा फीचर है, या फॉर दैट मैटर होंडा कार की जो सिटी थी, एक जमाने तक सिटी में एयर बैग नहीं आता था, एक जमाने तक नहीं आया। 2015 16 17 की आप सिटी उठा लो, इवन मेरे ख्याल है 2019 तक की सिटी में भी एयर बैग नहीं आया। प्रीमियम की बात नहीं कर रहा, 1.3 जो बेसिक वर्जन है उसमें एयर बैग नहीं था और लोग बर्दाश्त करते थे कि यार यही ऑप्शन है, कोई फायदा नहीं है। तो आपका सप्लायर जो है वो पावर में था। अब जैसे जैसे बायर्स के पास ऑप्शन बढ़ते चले गए, बायर जो है वो बार्गेनिंग पावर में आ गया। इन दोनों चीजों को समझना जरूरी है किसी भी इंडस्ट्री में पेनिट्रेट करने के लिए। आपका सप्लायर जिससे आप सामान खरीदते हैं और आपका कस्टमर जिसको आप सामान बेचते हैं, इन दोनों की डायनेमिक्स अगर हमें समझ में आती हैं तो हम पर्टिकुलरली इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यार कौन सी जगह पे किस तरीके से जो है वो हमने अपनी स्ट्रैटेजीज को डिवाइस करना है या किस तरीके से प्लान आउट करना है। फिर आ जाती है जी कंपेरेटिव रेवलरी। हाई लेवल्स ऑफ कंपटीशन कैन लीड टू प्राइस वॉर्स एंड हाई एक्सपेंडिचर ऑन मार्केटिंग एंड इनोवेशन। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो प्राइस वॉर्स वगैरह में चली जाती हैं। इसके मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, 2019-2020 में ये हुआ भी है, कोई जाके देखना चाहे तो देख सकता है। 2017 में पाकिस्तान में नवाज ग्रुप, ये जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, ये मौजूद थी, पीएमएलएन सही। इसके अंदर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बहुत हुआ। पंजाब का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, रोड सिस्टम है, वो आपने देखा होगा, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बहुत हुआ। जब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हुआ तो आगे हाउसिंग स्कीम्स और ये सारी चीजें पाइपलाइन में थी। सीमेंट कंपनीज एक्सपेक्ट कर रही थी कि यार हाउसिंग स्कीम्स आएंगी और ये सारी चीजें आएंगी, तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से नजर आ रहा था कि सीमेंट की डिमांड बूस्ट करेगी।
अब सीमेंट ऐसा एक साइक्लिकल इंडस्ट्री वाला जो है वो डोमेन है, जिसके अंदर अगर एक प्लेयर एक्सपेंशन कर ले और दूसरा प्लेयर एक्सपेंशन ना करे तो वो मार्केट शेयर खा जाता है पहले वाले का। तो सारे सीमेंट प्लेयर्स मजबूर होते हैं कि अगर कोई दो तीन बड़े मेजर प्लेयर्स भी एक्सपेंशन में जा रहे हैं तो बाकियों को एक्सपेंशन में जाना पड़ता है, क्योंकि जो एक्सपेंशन में गया है वो माल ज्यादा उतारेगा, जब वो प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, मार्केट में ज्यादा उसका माल उतरेगा, वो इंसेंटिव्स वगैरह देगा, आप मारे जाएंगे। आपके पास इतनी क्वांटिटी होगी नहीं, आप वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से आपको कॉम्पीट करना है। सीमेंट की डिमांड बढ़ी, ये एक्सपेंशन में चले गए, ये सारे एक्सपेंशन में चले गए। ठीक है, इनकी एक्सपेंशन कंप्लीट हुई 2019-2020 में, 19-20 में इनकी एक्सपेंशन कंप्लीट हुई। लेकिन 19 और 20 में जो मुल्क के हालात थे वो आपके सामने थे। यहाँ आई पीटीआई की हुकूमत, इंतहाई अनसर्टेन, इन्हें एक साल तक तो समझ ही नहीं आया कि इन्हें करना क्या है। पता नहीं कितने करोड़ हम नौकरियां देंगे, इतने लोगों को ये देंगे वो देंगे, पता नहीं क्या क्या बातें करके ये आए थे। इन्हें शुरू का एक साल समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। रिजल्टिंगली कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री वॉज बैडली अफेक्टेड इन लोगों की वजह से। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बड़ा अफेक्ट हुआ। मार्केट 53,000 पॉइंट्स टच करके वापस आ गई, बहुत बुरी तरीके से उसका भी फॉल आया, गिरी मार्केट 38,000, 28,000, 27,000, इस तरीके से इंडेक्स आ चुका था, बहुत बुरी तरीके से नीचे आया। पूरी अनसर्टेनिटी थी कि पता नहीं नई गवर्नमेंट क्या करेगी, आते ही इन्होंने एक्सचेंज रेट को हिला दिया, तेजी से एक्सचेंज रेट छोड़ दिया, वो पता नहीं कहाँ एक्सचेंज रेट जो है वो पहुंच गया था 2019 के अंदर। आई रिमेंबर डॉलर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार 190 195 हो जाएगा, बहुत ज्यादा डॉलर जो है वो बहरहाल बढ़ गया था, 160 की रेंज में उस वक्त आ गया था। एक बड़ी अनसर्टेनिटी वाला माहौल था। ये चले गए थे एक्सपेंशन में। एक्सपेंशन का मतलब मियाँ फिक्स कॉस्ट बढ़ गई आपकी, सारे प्लेयर्स चले गए थे। आप पाइनियर उठा लें, डीजी खान उठा लें, लकी उठा लें, मेपल उठा लें, कोहाट उठा लें, चिराट उठा लें, सारे एक्सपेंशन में थे। फिक्स कॉस्ट इनकी बढ़ गई। अब फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए इन्हें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। मार्केट में डिमांड ही नहीं है। क्यों डिमांड नहीं है? अनसर्टेनिटी, प्रोजेक्ट्स रुक गए। जिस डिमांड को ये प्रोजेक्ट कर रहे थे, प्रोजेक्ट कर रहे थे कि ये बढ़ेगी, ये डिमांड गिर गई। ठीक है, और बिल्कुल फ्लैट सेल्स आई। एक साल मेरा ख्याल 2020 ऐसा था जिसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज वॉल्यूमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से था ही नहीं, सीमेंट के अंदर बिल्कुल भी नहीं था। तो इसकी वजह से इनकी वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए और ये चले गए प्राइस वॉर में। इन्होंने लो बॉलिंग स्टार्ट करना शुरू कर दी, इन्होंने डिस्काउंट्स देना शुरू कर दिए कि नहीं यार हमें डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे कॉम्पीट करने के लिए। डिस्काउंट्स नहीं देंगे, रिजल्टिंगली बहुत सारे सीमेंट प्लेयर्स को लॉस हुआ, प्राइसेस भी कम किए और वो वॉल्यूम भी अचीव नहीं कर पाए, इनको लॉस हुआ। और सीमेंट हमेशा से नुकसान उठाता है जब सीमेंट की डिमांड नहीं होती है, फिक्स कॉस्ट इनके सर पे आती है। ये बहुत ज्यादा ऑपरेशनली ग्रेड कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े इनके प्लांट्स लगे हुए होते हैं, मिनिमम भी 2 मिलियन टन का सीमेंट का प्लांट लगता है, इससे छोटा प्लांट लग भी नहीं पाता। और एक प्लेयर अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की जो सीमेंट की मार्केट है वो तकरीबन 70-80 मिलियन टन सीमेंट की है, अगर एक प्लेयर के पास 10-12% भी है तो वो 10-12% मार्केट शेयर जो है वो लेकर बैठा हुआ है। सो उसको मेंटेन करने के लिए वो उसी प्रोपोर्शन में इसको जो है वो एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड किया डिमांड आई नहीं। और ये बिल्कुल सच्चा सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ प्राइस वॉर का। सीमेंट प्लेयर्स ने क्या किया, अपनी प्राइसेस जो है वो कम करना शुरू की और बहुत ज्यादा इनके अंदर कंपटीशन बढ़ गया था, इन्हें अपनी प्राइस कम करनी पड़ी, अपने एक्सपेंडिचर काटने पड़े, अपनी मार्जिन जो है वो श्रिंक करने पड़े। और हत्ता के बहुत सारे सीमेंट के प्लेयर्स ने उस पर लॉस जो है वो इनकर किया, उन्हें लॉस हुआ या बहुत ज्यादा उनकी प्राइसेस गिर गई। ये सूरत हाल जो है वो बहरहाल इसकी रही थी। फिर उसके बाद आप देखें न्यू एंट्रेंट्स। अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर नए एंट्रेंट्स का आना बड़ा आसान है ना, बड़ा आसान है, तो फिर उसमें कंपटीशन इतना ही बढ़ जाता है। इसकी क्लासिकल एग्जांपल टीचिंग है, खास तौर पे सीए, एसीसीए, आईसीएमए, इस तरह के आप नाम लेते चले जाएं। ये वाली जो फील्ड है इसके अंदर एंट्री बड़ी इजी है, एक पेपर क्लियर करो पढ़ाने खड़े हो जाओ, कोई मसला ही नहीं है। किरदार आपका कैसा है, किस तरह का आपका जहन है, आप स्टूडेंट्स के ऊपर क्या असर डालेंगे, कौन सी चीज कन्वे करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी है, नहीं, कोई इससे कोई सरोकार नहीं है। क्लास में गिरी से गिरी हुई बात करें ताकि पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को जो है वो अच्छा लगे, वो उस माहौल को एंजॉय करें और बहरहाल जो है वो ये हमारा प्रोडक्ट बेचने के लिए बड़ा फायदेमंद टूल जो है वो हमारे लिए साबित होगा। बड़ा आसान है इस इंडस्ट्री के अंदर घुसना, थोड़े बहुत नोट्स बनाने, बोलना सीखना है, क्लास में खड़े हो जाना है। हाँ, एंटर होकर सरवाइव करना वो रिलेटिवली बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको एक ब्रेक मिल जाता है, आप एंटर एटलीस्ट हो जाते हैं। या ओवरऑल लेवल पे टीचिंग की बात कर लो, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, मैथमेटिक्स, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, ये सारी चीजें आप इंक्लूड कर लें
बड़ा इजी है इस इंडस्ट्री के अंदर घुसना, एंट्री बड़ी आसानी से हो सकती है। लेकिन अब जो ऑनलाइन एजुकेशन ने डायनेमिक्स को चेंज किया है, इक्विपमेंट की जरूरत है, लोग एनिमेशन के थ्रू पढ़ा रहे हैं, एडिटिंग के थ्रू पढ़ा रहे हैं, इसके अंदर अभी घुसना इतना आसान नहीं है, अभी इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग तो ऑनलाइन को अडॉप्ट ही नहीं कर पाते, रिकॉर्डेड को तो खास तौर पे, कि यार सामने कोई स्टूडेंट ही नहीं है, बात किससे करें, किसको पढ़ा रहे हैं, वो बहरहाल इतनी जल्दी लोग अडॉप्ट नहीं कर पाते, तो अभी एंट्री थोड़ी मुश्किल हुई है। लेकिन बैक देन जब कैंपस लाइव्स होती थी, कोई भी किसी भी वक्त टीचिंग की इंडस्ट्री के अंदर एंटर हो जाता था, और इतना स्टिफ कंपटीशन था, बल्कि है इनफैक्ट मैं तो कहूंगा इतना ज्यादा, खासतौर पे हमारी फील्ड्स के अंदर कंपटीशन है कि उसकी मिसाल आप लोगों के सामने, सोशल मीडिया से लेके क्लासरूम तक, एवरी स्टूडेंट नोज व्हाट्स हैपनिंग एंड वेयर इज इट हैपनिंग, ठीक है। बड़ा आसानी से इस बारे में जो है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। सो जब एंट्रेंस का आना बड़ा आसान हो, न्यू एंट्रेंट्स कैन इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज एज वेल एज इंक्रीजिंग द पावर ऑफ अदर फोर्सेस। क्योंकि जब नए एंट्रेंट्स आते हैं तो होता क्या है, नए एंट्रेंट्स की वजह से इनको ऑप्शंस मिल जाते हैं, बायर्स को ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ भी सीए के अंदर शुरू में जब कम इंस्टीट्यूट्स थे, तो जिस तरह वो बोलते थे स्टूडेंट्स को चलना पड़ता था, जो वो कहते थे, जिस तरीके से कहते थे वैसे चलना पड़ता था, चाहे वो गलत हो या वो सही हो। उनकी अगर हम सीए की क्लासेस छोड़ के कहीं ज्वाइन कर लें, वो बीकॉम की फीस रोक ले हमारी, इस तरह की सारी चीजें होती थी, और लोग करते थे, मतलब मार्केट में एक प्रैक्टिस बनी हुई थी, क्योंकि ऑप्शंस कम थे। फिर जब नए एंट्रेंट्स आए, तो बायर पावर स्ट्रांग हो गई, स्टूडेंट की पावर स्ट्रांग हो गई, बार्गेनिंग पावर, कह रहा है मेरे पास ये 6 किस्म के ऑप्शन है। कोविड आने के बाद पाकिस्तान ऑप्शन हो गया आपका, आप पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी बैठ के, किधर भी बैठ के कोई भी क्लासेस ले सकते हैं। जब नए एंट्रेंट्स आते हैं, तो बायर बहरहाल जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि वो अपनी चीजें लेकर आते हैं, फिर उन्हें भी कमाना होता है, तो वो प्राइसेस कम करते हैं, लो से लो मार्जिन पे जो है वो काम करने की कोशिश करते हैं, और मार्केट को बहरहाल कह सकते हैं कि खराब करने की भी कोशिश करते हैं। फिर आ जाती है जी सब्सटीट्यूट्स की तरफ। If an organization has a lot of substitutes, it will have to keep its prices low to deter customers from moving to these substitutes. अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर सब्सटीट्यूट्स मिलना रिलेटिवली बड़ा आसान है, बहुत आसान है, तो फिर आपको आपकी प्राइसेस को रिलेटिवली इस तरह से मेंटेन करना होगा कि आप जो है वो सरवाइव कर सके इंडस्ट्री के अंदर। अब फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास पेट्रोल पेट्रोल दी ओनली ऑप्शन है, तो फिर शायद मुझे माननी पड़ेगी जो पीएसओ कह रहा है, जो शेल कह रहा है, इस तरह के जो पंप्स है वो कह रहे हैं, ओएमसी से वो कह नहीं, मानने पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक कार्स का ऑप्शन आ जाता है, तो अब शायद मेरी बार्गेनिंग पावर थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी कि यार मेरे पास अब एक सब्सटीट्यूट है, अगर तुम सस्ते में सेल करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो फिर मुझे इसको कोई खरीदने की बहरहाल जो है वो जरूरत नहीं है। यही चैलेंज सबसे ज्यादा फेस हुआ था जब स्मार्ट वॉचेस आई थी। तो जो एनालॉग वॉचेस थी पहले बड़ी महंगी हुआ करती थी, लेकिन आप एनालॉग वॉचेस की इंडस्ट्री को अगर पढ़ेंगे, जो नॉर्मल वॉचेस होती हैं, उन्होंने अपनी प्राइसेस रिड्यूस की थी, डिस्काउंट्स, प्रमोशंस, ऑफर्स देना शुरू की थी, कि लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट वॉच की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी वाली वॉच की तरफ, फिर वो इनोवेशन लाए, थोड़ा बहुत एनालॉग क्लॉक्स के अंदर इस तरह के ऑप्शंस को लाया गया कि वो नर्व देख सकते हैं और स्टेप्स देख सकते हैं, लेकिन हो वो कन्वेंशनल, वो चेन वाली या बेल्ट वाली जिस तरह घड़ियां होती हैं, लेदर बेल्ट वाली, उन्होंने उसी के अंदर इसको जो है वो बिल्ट इन करने की कोशिश की। लेकिन तब तक बहुत सारे लोग स्मार्ट वॉचेस पे जो है वो शिफ्ट कर चुके थे, एक सब्सटीट्यूट उनके पास अवेलेबल था, वॉचेस ने ट्राई किया कि डिस्काउंट प्रमोशंस दें, लेकिन उसके अंदर टेक्नोलॉजी ऐसी थी और इनोवेशन ऐसी थी कि बहरहाल लोग इसको इतने ज्यादा कॉम्पीट नहीं कर पाए। सो बायर की पावर, हमारा बायर कितना स्ट्रांग है, सप्लायर पावर, सप्लायर कितना स्ट्रांग है, कंपेटिटिव राइवलरी, इंडस्ट्री के अंदर किस हद तक कंपटीशन है, कितने प्लेयर्स काम कर रहे हैं। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स में आज आप देखो पेप्सी और कोका कोला, प्राइमरीली ये दो बड़े कंपेटिटर्स आपको नजर आते हैं। इसके अलावा फैंटा वगैरह थोड़ी कम इस्तेमाल की जाती है, सेवन अप वगैरह कम होती है। हमारे यहाँ ज्यादातर जो यूथ है ना, दैट इज कनेक्टेड विद आइदर कोका कोला और पेप्सी, ये दो ही हैं। और सॉफ्ट ड्रिंक्स का बारे कोई बहुत बड़ा सब्सटीट्यूट मेरे पास नहीं है। मैं पीऊंगा सॉफ्ट ड्रिंक ही, या स्टिंग पी लूंगा, या कोक पी लूंगा, या पेप्सी पी लूंगा, या मिरिंडा पी लूंगा, या सेवन अप पी लूंगा, लेकिन रहूंगा इसी सॉफ्ट ड्रिंक के सर्कल में। बहुत बड़ा कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। तो ये अगर महंगी भी हो जाती है, हम इनकी प्राइसेस को देने के लिए तैयार होते हैं। सिगरेट बिल्कुल इसी तरीके से, सिगरेट का कोई ऐसा अभी अभी बीच में खैर वेप वगैरह काफी वो हो गया था, लेकिन सिगरेट की मार्केट को अभी सही तरीके से किसी ने सब्सटीट्यूट किया नहीं है। रूरल एरियाज, जो हमारी 60-65% पॉपुलेशन है रूरल एरियाज की, मजदूर आवाम की, वो तो बहरहाल रिलाय ही इसी चीज के ऊपर करते हैं, और वो अभी इतना जल्दी वेप या इन सारी चीजों पे शिफ्ट बहरहाल डिपेंडिंग ऑन द प्राइसेस वगैरह नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये बहुत ज्यादा सस्ती हो जाएंगे इक्विपमेंट्स, तो फिर शायद वो शिफ्ट कर लें, लेकिन वो नहीं कर पाते। सो डिपेंड करता है कि आपका बायर कितना स्ट्रांग है, सप्लायर कितना है, कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कितने लोग हैं वो जो चीज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यू एंट्रेंट्स कितनी आसानी से जो है वो एंटर हो सकते हैं, और सब्सिट्यूट्स बेसिकली आपके पास जो है वो अवेलेबल क्या क्या है। करीम और उबर ने अपनी जिस तरीके से मार्केट बना ली थी, कोई नई एंट्री कर ही नहीं पा रहा था,
आ ही नहीं पा रहा था उस पेस पे और इतने उसके ऊपर। फिर वो गलतियों को टारगेट किया कि भाई ये क्या गलत कर रहे हैं, हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। हम उस चीज़ को जो है वो टारगेट करते हैं, और बहरहाल इसको टारगेट करने की सेंस में उन्होंने जो है वो कवर अप कर लिया। ठीक है, और इन ड्राइवर ने इन गलतियों को टारगेट्स करके जो है वो अपना आइडिया लॉन्च किया, और आज अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में एक अच्छा मार्केट शेयर ये लेते हुए जा रहे हैं। सही है। बिल्कुल इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपको दूं तो यूज्ड कार्स की जो मार्केट थी वो डीलर पे रिलायंट थी। डीलर जो बोलेगा, खालिद बिन वलीद रोड पे चले जाओ, आप जो है वो जमशेद रोड की तरफ चले जाएं, या दूसरी इस तरह की जो गाड़ियों की मार्केट्स हैं, डीलर जो बोलते थे उस तरीके से होता था। लाख रुपए कम दे रहे हैं, कभी बोल रहे हैं गाड़ी ठुकी हुई है, ये मसला है, वो मसला है, फलाना मसला है। वावा कार्स एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आया, टेक बेस्ड स्टार्टअप तो उसको नहीं कहूंगा, टेक्नोलॉजी को उसने यूज किया, लेवरेज किया, टेक्नोलॉजी लेवरेज की, प्राइसिंग टीम अलग कर दी, ऑपरेशंस टीम अलग कर दी, इंस्पेक्शन का बड़ा बेहतरीन सिस्टम बना दिया, और पीछे से फंडिंग लेकर आ गए। डीलर्स का जीना हराम हो गया है। और वो बात उस तरीके की नहीं रही, वो खुद वावा कार से जाके गाड़ियां परचेस कर रहे होते हैं, और 25-50 हजार रुपए ऊपर रख के, 25-30, जो पहले लाख लाख सवा लाख लाख ऊपर रखते थे, वो 25-30 हजार 40 हजार रुपए ऊपर रख के गाड़ी जो है वो आगे सेल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस बंदे ने उस प्लेयर ने एक कंपटीशन लाके सेट कर दिया है। लोगों के पास अब डीलर का एक सब्स्टिट्यूट मौजूद है कि भाई एक ऑटोमेटेड कंपनी के पास जाएंगे, वो इंस्पेक्शन करेगी, सिस्टम से वैल्यू निकलेगी। खैर पीछे प्राइसिंग टीम ही होती है, सिस्टम एक वैल्यू ला के देगा, हमारे लिए वो फुल एंड फाइनल होगी, थोड़ा बहुत उसके अंदर प्लस माइनस होता है, 30-35 हजार वो उसके ऊपर बढ़ा देते हैं, अगर अच्छी और बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, बड़ी गाड़ी है तो। लेकिन एक सब्सिट्यूट आपके पास अवेलेबल हो गया। अब वो डीलर की इस तरीके की बात, अगर वो प्राइस सही नहीं लगा रहा, कोई मसले मसाइल कर रहा है, बंदा साफ कहता है यार मैं फला जगह जाके भेज दूंगा, ये वावा कार्स है, ये वही ऑप्शन है मेरे पास, मैं यहाँ जाके सेल आउट कर दूंगा। सो कंपटीशन से आपकी स्ट्रैटेजी ड्राइव होती है, कंपटीशन से आपका बिजनेस मॉडल खड़ा होता है, कंपटीशन से आप स्टेप्स को समझते हैं, सोच समझ के उन स्टेप्स को लेते हैं। डिपेंड ये करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, मार्केट रिसर्च कितनी बेहतर है, और अपने प्लेयर्स को और अपनी इंडस्ट्री को आप कितने अच्छे तरीके से जानते हैं, कितने अच्छे तरीके से जानते हैं। अब जैसे मैं तुम्हें बताऊं, एक और एग्जांपल मेरे जहन में आई, नोकिया। इतना बड़ा मार्केट शेयर था इस कंपनी के पास, इतना बड़ा मार्केट शेयर था। नोकिया की आदत थी कि ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देता था, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इससे खासा नाखुश था, बहुत नाखुश था। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को वो बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते थे। 50 रुपए 100 रुपए से ज्यादा नोकिया के 6-8 हजार रुपए के मोबाइल के ऊपर नहीं मिलते थे। वो बॉक्स पैक होता था, कंपनी रेट इशू कर देती थी कि भाई ये इतने में मिलेगा, उससे 25-50 रुपए कम में जो है वो रिटेलर को मिलता था। और रिटेलर कोई मतलब वो वॉल्यूम पे कमाते थे, बेशक ये मैं मानता हूँ कि वो वॉल्यूम पे कमाते थे, लेकिन अगर किसी को वॉल्यूम नहीं मिल रहा तो वो कुछ भी नहीं कमा पाता था। और नोकिया कहता था तुम क्या हो, तुम्हारे से तो कुछ नहीं होता, जो है हमें, हमने किया है सब कुछ। फिर नोकिया की मार्केट को जब इंडिया पाकिस्तान के अंदर ओप्पो वीवो इस तरह के फोन्स ने जब खत्म किया, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इन फोन्स के ऊपर मार्जिन बहुत अच्छे मिले। पहले जब सिर्फ नोकिया था तो सप्लायर पावर स्ट्रांग थी, नोकिया गाइड कर रहा था कि भाई कितना मार्जिन होगा कितना नहीं होगा, सामने वाला मजबूर था, और कोई ऑप्शन ही नहीं था, लेना पड़ेगा। लेकिन जब ये ओप्पो वीवो इस तरह के फोन्स आए, क्यू मोबाइल वगैरह आए, इन्होंने दुकानदारों को ठीक ठाक मार्जिन दिए। भाई डब्बा खोलोगे तो कूपन भी निकलेगा, कूपन भी निकलेगा, तुम्हें कैश भी देंगे, तुम्हें बोनसेस भी देंगे, तुमने अगर टारगेट अचीव कर लिया तो तुम्हें जो है वो डिस्काउंट्स भी देंगे। इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स निकाली उन्होंने। किसी को बाइक मिल रही है, किसी को जो है कपड़े मिल रहे हैं, किसी को टीवी वगैरह मिल रहा है इनाम में अगर वो वॉल्यूम अचीव कर रहा है तो, किसी को एलईडीज एलसीडीज घर में लगवा के दी जा रही है, किसी की दुकान का बोर्ड फ्री में लगा के दिया जा रहा है, किसी की दुकान रेनोवेट फ्री में करवा दी जा रही है, किसी को गाड़ी वगैरह मिल रही है अगर उसने बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर लिया है। ये स्कीम्स उन्होंने निकाली, और ये नोकिया के सामने एक बड़ा कंपटीशन आके खड़ा हो गया कि भाई अब ये इन वाले फोन्स के अगेंस्ट ये वाले फोन्स आ गए, इनमें कैमरा वगैरह भी है, ऑप्शंस भी बेहतर हैं, नोकिया से बेहतर फोन्स भी हैं, और हमें प्रमोशनल डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं, चीजें भी दे रहे हैं। अब उनके पास एक ऑप्शन आ गया, नाउ दे गॉट अ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट आ गया। अब इन्होंने नोकिया से कहा कि भाई हमें मार्जिन अगर बेहतर करके देते हो, हमारे मार्जिन अगर बेहतर करते हो तो तुम्हारा माल बेचेंगे, वरना नहीं बेचेंगे। 3 महीने के अंदर एकदम से दुकानों के अंदर नोकिया के फोन्स की क्वांटिटी कम होने लगी और दूसरे फोन्स आने लगे। और नोकिया का अपना मसला ये था कि वो सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट नहीं कर रहा था, बेसिकली एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी के ऊपर, गूगल के ऊपर वो शिफ्ट नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था उनका हार्डवेयर अच्छा है, हार्डवेयर बिकेगा। दुनिया शिफ्ट कर रही थी सॉफ्टवेयर की तरफ,
वो एक टेक्नोलॉजिकल बात है कि बेसिकली उन्होंने चेंज अडॉप्ट नहीं किया। पेस्टल एनालिसिस में वो जो टेक्नोलॉजी वाला एलिमेंट था वो उन्होंने सही से एनालाइज नहीं किया, और सिंस वो सही से एनालाइज नहीं किया फेल हो गए। वक्त पे चेंज अडॉप्ट नहीं किया, वक्त पे सही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट नहीं की, उन्हें भारत फेल जो है वो होना पड़ गया। सो सवाल ये पैदा होता है कि आप अपने कंपटीशन को, अपनी मार्केट को कितना अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, कितना अच्छे से समझते हैं, और फिर उस हिसाब से एक बेहतर स्ट्रैटेजी जो है वो क्या ऑप्ट करते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिकली पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल। मैंने यहाँ पे नीचे और डिटेल में छोटे इस तरह के स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, ये जब आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये सारी बातें याद आएंगी, और आप जो है वो बेसिकली इस पूरे एंगल को, इस सारी चीज को जो है वो समझ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक कमर्शियल प्रॉपर्टी वाला एक सिनेरियो पूरा यहाँ पे मौजूद है कि अगर एक बिल्डर है कमर्शियल प्रॉपर्टी का, तो उसके लिए कंपेटिटिव राइवलरी और ये सारी चीजें किस तरीके से होंगी, इस इंडस्ट्री को पिकअप करते हैं और समझते हैं। बस ये कमर्शियल प्रॉपर्टी वाली चीज हो जाए, उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह ताला इस पे एक प्रॉपर केस स्टडी करवाऊंगा, जिस तरह से कल एक सवाल किया था, आज भी इंशाल्लाह एक सवाल करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। कंपेटिटिव राइवलरी में देखें, देयर लाइकली टू बी टेंस एंड परहैप्स हंड्रेड्स ऑफ राइवल फर्म्स। Within this, larger firms have some advantages. Greater bargaining power with purchasing prime development sites। जो बड़ी फर्म्स होती हैं उनके पास नेटवर्क होता है, कनेक्शन होते हैं, उन्हें जो है वो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज कम दामों में मिल जाती हैं। डीलिंग विद मेजर कस्टमर्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि प्री फैब्रिकेशन, बिल्डिंग टेक्निक्स वगैरह। Pursuing planning applications, better able to offset risk, better able to use sophisticated techniques such as critical path analysis, need for larger developments, more able to offer पार्ट एक्सचेंज डीलर्स टू हाउस बायर्स। इसकी सिंपल सी बात ये समझ लो कि जैसे आप कराची के अंदर देखते हैं साइमा के जो प्रोजेक्ट्स हैं, साइमा रॉयल, साइमा पारी, पता नहीं कितने प्रोजेक्ट साइमा के पास मौजूद हैं। एक बड़ा कैपिटल है, पीछे बड़ी टीम है, ठीक है, इन्हें बेहतरीन डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर और कम प्राइसेस के ऊपर इन्हें लैंड मिल जाता है। इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, गवर्नमेंट लेवल पे मसला नहीं होता, नेटवर्क बना हुआ है, काम तेजी से हो जाता है। नई टेक्नोलॉजी, नए स्टाइल के अपार्टमेंट्स ये मतलब ले आते हैं, डिजाइन और इन सारी चीजों के लिए अच्छे कनेक्शंस हैं, इनकी राइवलरी के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, अच्छी पोजीशन है, ये भारत जो है वो आगे बढ़ सकते हैं उसके हवाले से। अभी तक इनकी कंपटीशन में कोई बहुत बड़ा बिल्डर या इस तरह की, जितने साइमा के प्रोजेक्ट्स हैं कराची के अंदर, शायद ही किसी और के इस तरह के प्रोजेक्ट्स हो। इसकी एक एग्जांपल हो गई थ्रेट ऑफ एंट्री। देयर आर लाइकली टू बी लो बैरियर्स टू एंट्री थ्रू लो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। आप थोड़े से रिक्वायरमेंट से, थोड़े से कैपिटल से भी प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो बहरहाल लोग एंटर हो सकते हैं। एंड द पोटेंशियल हाई लेवल ऑफ अवेलेबल स्किल्ड लेबर, वर्किंग कैपिटल में बी एन इशू, बट progress payments from buyers can be used to reduce this barrier. There are also likely to be few legal barriers as no formal qualifications needed. It will therefore be important to build a brand and a reputation, for example, based on reliability, quality, workmanship, and efficiency to ensure that a buyer chooses an existing buyer over a new rival. अब देखिए, आप प्रॉपर्टी का काम आप कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह में लोग जो है वो आराम से एंटर हो सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के अंदर बात यह है कि लोगों को जब तक रिलायबिलिटी नहीं होती कि भाई ये जगह लीगल है। अभी ये जो नस्ला टावर का वाकया हुआ कराची के अंदर, ये लोगों के लिए आई ओपनर था कि इतने सारे अप्रूवल्स और इतनी सारी डॉक्यूमेंटेशन होने के बावजूद एक चीज इलीगल निकल आई, और इस हद तक इलीगल निकल आई कि वो कसम खा ली थी उन्होंने कि इसको गिरा के ही जो है वो दम लेंगे। अब लोग रिलायंट प्रॉपर्टी डीलर्स की तरफ जाते हैं या रिलायंट ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि यार जो प्रॉपर्टीज ठीक है, जिनका सारा कुछ चेक दे। अब तो लोगों ने ये करना शुरू कर दिया है कि बैंक से चेक करवाते हैं, वो कहते हैं हमें लीज चाहिए, बैंक पूरी वेरिफिकेशन करता है, एंड में बैंक बोलता है हाँ ठीक है हमारे हिसाब से प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो पूरी खुद ही परचेस कर लेते हैं। बैंक को बोलते हैं ठीक है अब लीज नहीं चाहिए, चेक करवा लेते हैं कि भाई किस तरीके से हो रहा है, एक रिलायबल तरीके से लोग जाने की कोशिश करते हैं। तो एंट्री पे थ्रेट तो जरूर है, लेकिन आप अगर अपनी ब्रांड और रेपुटेशन को डेवलप कर लेंगे तो मार्केट में कॉम्पीट कर पाएंगे। जैसे साइमा बिल्डर्स की मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, इन्होंने एक रेपुटेशन अपनी डेवलप कर ली है कि यार इन्होंने जितने प्रोजेक्ट्स बनाए, आज तक किसी प्रोजेक्ट को खुदा न खास्ता गिराया नहीं गया, कोई इस तरीके से मसला नहीं आया। खैर कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ हुआ तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, लेकिन बने बनाए प्रोजेक्ट के बारे में मैंने सच कम से कम नहीं सुना कि इस तरह की कोई चीज हो। तो एंट्री आसान है, लेकिन अगर आपकी ब्रांड रेपुटेशन बनी हुई है तो कोई उसको आगे इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकता। बड़े लेवल पे तोड़ दे एक अलग बात है, लेकिन इतनी आसानी से आके कोई इस चीज को जो है वो तोड़ नहीं सकता। इसी जगह आपकी अगर करियाने की दुकान है, जनरल स्टोर है, तो आराम से उसी मोहल्ले में दूसरी स्टोर भी खुल सकती है और वो डिस्काउंट्स के नाम पे आपकी मार्केट को या आपके मार्केट शेयर को लेके जा सकता है। ठीक है, इस तरह से बहरहाल एंट्री आसान है और कॉम्पीट भी किया जा सकता है। आपका ब्रांड और रेपुटेशन बन गया, उसके बाद फिर बंदा नहीं कर सकता। इम्तियाज की यही एग्जांपल है, इतना वॉल्यूम लेकर आ जाता है, इतना वॉल्यूम लेके आ जाता है कि दूसरे लोग कॉम्पीट ही नहीं कर पाते, प्राइसेस डिस्काउंट्स वगैरह दे दे। अब आ जाए जी थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। द मेन थ्रेट
Is second hand property available for rent or purchase? There may be a lot of property available, but high prices in some parts of the country might take न्यू प्रॉपर्टी मोर अट्रैक्टिव। ये वही वाली बात है जिस तरीके से गाड़ियों के अंदर अगर यूज्ड गाड़ियों के ऑप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो नई गाड़ियों को इसका थोड़ा सा नुकसान होता है, जाहिर है, लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज प्रॉपर्टी में भी अप्लाई होती है। लोग कभी कभी नए घरों की तरफ या नई कंस्ट्रक्शन की तरफ उनकी प्राइसेस की वजह से नहीं जाते, कोई 10 साल इस्तेमाल हुआ हुआ घर, 15 साल इस्तेमाल हुआ हुआ घर वो लेने की कोशिश करते हैं कि वो रिलेटिवली नए के मुकाबले में हमें थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा। अगर कराची में इतना फर्क होता नहीं है, लेकिन फिर भी पावर ऑफ सप्लायर्स, देयर लाइकली टू बी न्यूमरस सप्लायर्स ऑफ मटेरियल, सीमेंट, बजरी, ये सारी चीजों के लिए बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, तो आप सप्लायर से निगोशिएट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और कमर्शियल बायर्स विल हैव लो स्विचिंग कॉस्ट, द प्रोडक्ट इज अनडिफरेंशिएटेड एंड बायर्स में themselves be experiencing लो प्रॉफिटेबिलिटी। अगर 3 बेड डीडी का अपार्टमेंट गुलशन इकबाल में एक साइमा ने बनाया है, किसी और ने बनाया है, तो कोई जमीन आसमान का अगर फीचर्स में फर्क नहीं है तो घर की प्राइसेस में फर्क नहीं होगा। अगर फीचर्स में, स्टाइल में, प्रोजेक्ट की कंपाउंड की फैसिलिटीज में बहुत बड़ा फर्क है तो फिर ये प्राइसेस में भी बहरहाल फर्क होगा। ओवरऑल ओपिनियन, it would appear that margins in this industry are likely to be low. It is very competitive and buyers have a lot of power. इनके पास बहुत सारे options हैं. Commercial buyers will have to rely on a high volume of work and we need to establish a reputation that ensures that buyers choose them over rivals. Real estate property का जो वाहिद मसला है वो वर्किंग कैपिटल है, लेकिन ये वर्किंग कैपिटल के मसले को कैसे हल करते हैं, ठीक है। इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है ये इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट से करते हैं लैंड परचेज। इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट से सबसे पहले ये लैंड परचेज करते हैं। अच्छा, लैंड परचेज करने के बाद वहां पे एक ऑफिस कंस्ट्रक्ट किया और ऑफिस कंस्ट्रक्ट करके बुकिंग शुरू कर दी। फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, ये इतना महंगा सेल आउट होता है कि इन तीनों की प्राइसेस में लैंड की कॉस्ट कवर हो जाती है। क्यों? क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टीज में यहाँ शॉप्स होती हैं, शॉप्स के वैसे ही पैसे ज्यादा होते हैं। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर फैसिलिटीज होती हैं, यहाँ पे पैसे ज्यादा होते हैं। इन तीनों से लैंड की कॉस्ट जो आपने यहाँ पे लैंड परचेज किया था ये कवर हो जाती है। और फिर बुकिंग के जो पैसे आते रहते हैं, जो पेमेंट्स आती रहती हैं, जो इंस्टॉलमेंट्स आती रहती हैं, इन पेमेंट्स और इंस्टॉलमेंट्स से बेसिकली वो तमाम कंस्ट्रक्शन के पैसे पे कर देते हैं। पूरी कंस्ट्रक्शन उससे हो जाती, पूरी कंस्ट्रक्शन, और आपको एक अच्छा खासा मुनाफा भी बहरहाल जो है वो पूरा बाहर निकल के आता है। यानी इस कंस्ट्रक्शन के काम में सिर्फ और सिर्फ वाहिद जो बात है वो कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी लेना है। पैसा ऑटो फाइनेंस हो जाता है, सिर्फ आपको प्राइमरी इन्वेस्टमेंट लानी है लैंड की परचेज की। और अगर आपसे घर नहीं बिके तो कोई और बिल्डर आपसे ही जमीन परचेज कर लेगा, तो नुकसान, बहरहाल नुकसान के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं। तो ये इस इंडस्ट्री के डायनेमिक्स हैं। मार्जिन बहरहाल आपको लो रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप चीजें बहुत ज्यादा महंगी कर देंगे तो कोई और आपसे बेहतर ऑप्शन जो है वो लेके आ जाएगा, और बेहतर ऑप्शन लाने पे आपसे बेहतर जो है वो परफॉर्म कर जाएगा। सो ये बारे में कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को इसके हवाले से एनालाइज किया। यहाँ पे हमारा जो पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुकम्मल हो जाता है। एक कंपनी स्ट्रेटेजिक लेवल पे कैसे एनालाइज करती है अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, उसका एक तरीका पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल है, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ मुकम्मल हो जाता है। अब हम इसकी केस स्टडी की तरफ चलते हैं।